चलिए तो फिर एक्सरसाइज 5.1 को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं लेक्चर नंबर 3। हम आज शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 17 से। उम्मीद है कि आपने इससे पहले के जो सवाल हैं उनको अच्छी तरह से करके देख लिया होगा और आज के जो सवाल हैं उन्हें बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज भी जो सवाल हम करेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 17वें सवाल में कहा गया है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एंड इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और इसके अंदर जो ए और बी हमें दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बतानी है। ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो जब भी हमें रिलेशनशिप पूछी जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, इस तरह की हो सकती है। जैसे कि ए जो है वो बी का डबल हो सकता है, या फिर बी जो है वो ए का हाफ हो सकता है, कुछ भी इस तरह की इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, तो रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि पता चले कि ए बी का डबल है, आधा है, क्या है, या फिर कोई इक्वेशन बने। हमें ये और दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूस है पहले से ही। अब तक के जो सवाल थे उसमें तो हम चेक करते थे कि ये जो फंक्शन है ये दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, लेकिन इस सवाल में पहले से ही गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी दिए गए पॉइंट पर, तो हम लिखते क्या हैं वो देख लीजिए। बिकॉज f इज़ कंटिन्यूस, f का मतलब फंक्शन, f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। क्योंकि f x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूस है तो क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, सॉरी मुझे यहाँ पे ना 3 लिखना था, 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स और इक्वल टू f3। जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC। C का मतलब जो भी कांस्टेंट उन्होंने वहाँ पे दिया है वो। तो अगर कोई फंक्शन के बारे में आपको पहले से ही कहा गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपको ये तीनों चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, इक्वल करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब LHL ले लेते हैं। LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और f3 माइनस h। इसी तरह से वहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब तो समझ ही गए होगे ना, अब तो ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि पहले x टेंस टू 3 प्लस आएगा, उसके बाद ये h टेंस टू 0 में बदलेगा और यहाँ पर लिखा जाएगा 3 प्लस h इज इक्वल टू f3। यानी कि जब x 3 के इक्वल होगा तो ये लेना पड़ेगा हमें a, और x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस 1। ठीक है, तो इधर वाले में तो आ जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, इनका ज़रा देख लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, तो 3 का जो LHL है उसमें हमें ऊपर वाला पार्ट लेना है। a x की जगह क्या आएगा, 3 माइनस h और प्लस 1। इसी तरह से लिमिट h टेंस टू 0, RHL में हम ये वाला पार्ट लेंगे b, x की जगह क्या आएगा, 3 प्लस h और प्लस 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि h की जगह 0 पुट कर देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो उससे क्या मिलेगा हमें, जब यहाँ 0 आ जाएगा तो 3a आएगा यहाँ पे, 3a प्लस 1। जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 3b प्लस 3 और इज इक्वल टू क्या है, 3a प्लस 1। सॉरी मैंने b लिख दिया, 1 आएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये और ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जो काम ये करेगा वही काम वो भी करेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो दो हैं इन दोनों को ही आगे बढ़ा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल। ए और बी के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो 3a तो ऐसे ही रहेगा और 3b भी ऐसे ही रहेगा। ये जो 1 है ना, ये उधर जाके 3 में से माइनस हो गया तो कितना बचा, 2 बचा। उसके बाद ये 3 चला जाएगा डिवाइड में, तो जब ये 3 इसके नीचे आएगा, 3b के नीचे, तो यहाँ पर b बचेगा। और जब ये 3 2 के नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, 2/3। तो इस तरह से हमने a और b के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी है। हमने ये बताया कि a जो है वो b से बड़ा है, कितना बड़ा है, 2/3 बड़ा है। ठीक है, तो एक बार पूरे सवाल को फिर से अच्छी तरह समझ लेते हैं, 1 नंबर के लिए अच्छा सवाल है। तो सवाल ये था कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है तो LHL, RHL और F3 तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
तो हमने क्या करा, जो हमें पता थे पहले इसी तरीके की LHL, RHL, F3 सब निकाल के रखे और एंड में जाके हमने A और B के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर दिया। तो उम्मीद है कि सवाल को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। 1 नंबर के लिए एक अच्छा सवाल था ये, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। चलिए खैर, एक और सवाल है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा की वैल्यू इस सवाल में निकालनी है। इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 0। ये फंक्शन लैम्डा की किस वैल्यू के लिए x इजिकल टू 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये सवाल करीब करीब पिछले वाले के जैसा ही है। इसमें आगे भी एक चीज़ पूछी गई है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इजिकल टू 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो जो लाइन हमने पिछले सवाल में लिखी थी, शुरुआती लाइन, उसको यहाँ फिर से लिखते हैं। बिकॉज f इज़ कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 0। क्योंकि f जो है वो x इजिकल टू 0 पर कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 दे रखा है ना, 0 माइनस fx LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx RHL, और f0 तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। उसके बाद लिमिट ये कन्वर्ट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 में, और हम यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस h। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 में, और हम यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस h। और f0 जब x 0 के इक्वल होगा तो ये लिया जाएगा लैम्डा, और इसमें एक सेकेंड, तो f0 की जगह क्या होगा कि ये पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि जब x 0 के इक्वल होगा तब हमें ये लेना है, और जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पे हमें 0 भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम f0 निकाल लें। fx अगर ये है तो f0 क्या होगा, x की जगह पर 0 लेना पड़ेगा, तो 0 यहाँ पर और माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस बार। क्लियर। तो तीनों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h को f माइनस का h लिखा जा सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h को f h लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि इधर 0 है तो ये इसमें इंटू हो के ये भी क्या बन गया, 0 बन गया। तो लैम्डा तो इधर तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर LHL में कौन सा वाला लेना था, हमें यही लेना था। ये देखिए ज़रा, LHL में हमें यही वाला पार्ट लेना था, तो इसको मैं लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो x है इनकी जगह क्या आएगा, माइनस का h, तो लैम्डा माइनस h का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं बस, FH RHL में ये आएगा, ये वाला 4h और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पे h दिखाई दे रहा है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, तो फाइनली ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और इधर 0 आएगा। ठीक है। तो सवाल करके ये सॉल्व करके हमें ये चीज़ मिली जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या कभी 0 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सवाल तो हमारा कुछ और ही था। सवाल ये था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इजिकल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा। तो हमने कहा कि अगर ये x इजिकल टू 0 पर कंटिन्यूस है तो LHL, RHL और f0 तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों को इक्वल रखते हुए जब हम सॉल्व करते चले गए तो एंड में जाके देखा कि लैम्डा ही गायब हो गया, पूरे सवाल में कहीं लैम्डा बचा ही नहीं है। तो और जो वैल्यू एंड में हमें मिली वो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हमें इस फंक्शन के बारे में ये लिखना पड़ेगा कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 0। क्योंकि लैम्डा की वैल्यू निकलेगी कहाँ से, लैम्डा यहाँ पे गायब हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये जो आ रही है ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे वो लाइन लिख देता हूँ ज़रा। तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 0। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इजिकल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस सवाल के बारे में बच्चों को कुछ डाउट रह जाते हैं, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपके डाउट क्लियर करने की। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो 1 जून को जो क्लास होगी डाउट क्लास, आप उसमें ज़रूर इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो फिलहाल सवाल तो सिंपल था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इजिकल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा,
अब x इजिकल टू 0 पर कंटिन्यूस है तो तीनों इक्वल होंगे। सॉल्व करते हुए चले गए तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि लैम्डा गायब हो गया, तो वैल्यू क्या निकलेगी। और दूसरी चीज़ ये हुई कि 1 जो है वो 0 के इक्वल आ रहा था, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता। इसलिए हमने लिखा कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इजिकल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे सवाल को। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब इसके बाद हमारे सामने आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस पेज का। ये जो पेज है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 160 के सवाल हम कर रहे हैं, उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बेस्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। इसमें जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आपने इसके बारे में 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। कई बार इसको सेम ब्रैकेट वाले को स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहा जाता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर है, इसके बारे में सवाल में एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ये फंक्शन सभी इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हेयर एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो एक्स है, ये ब्रैकेट वाला जो एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ये लिख के देंगे आपको, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है। मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आपने लिखा हुआ है 1.9, ठीक है, तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। इसी तरह से मान लो आपने 1.2 लिखा हुआ है, तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, तब भी 1 ही देगा। आपने 2.5 लिखा है तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। आपने 2.9 लिख दिया तो भी आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 2 से लेकर 3 तक, 2 से बड़ी और 3 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ तक कि 2 भी ले लेते हैं अगर आप इसके अंदर, अगर 2 भी आपने ले लिया तो भी आपको क्या आंसर देगा, 2 ही देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से काम करेगा। तो 2 से लेकर 3 से छोटी तक कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 2.9 तक, तो इन सब पे ये वैल्यू आपको क्या देगा, 2 वैल्यू देगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 5.6 लिख दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। मान लो मैंने 10.1 लिख दिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से काम करता है। इसके अपोजिट जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है, उसको भी देखिए ज़रा। उसी केस में अगर मान लो 10.1 लिखा होता और ये होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हम इसको लिख देते हैं 11। ये उधर को मूव करता है, राइट साइड को, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट साइड को मूव करेगा, लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ, ठीक है। ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, ये सब किधर मूव करेंगी, लेफ्ट वाले इंटीजर की तरफ। और अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो ये डेसिमल वैल्यूज़ किधर मूव करेंगी, जो राइट वाला इंटीजर होगा उसकी तरफ। और देखिए जरा एग्जांपल्स की मदद से ही आप समझ पाएंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे कि आपने 2.5 लिख दिया तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 3 मिलेगी। तो अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला जाता है तो आप ऐसे मूव करेंगे, बड़े इंटीजर की तरफ चलेंगे। और अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है तो आप छोटे इंटीजर की तरफ को मूव करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हमें सवाल को करते समय समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये सभी इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इंटीग्रल पॉइंट की बात यहाँ पर कर रहा है, तो कोई पॉइंट इसने अपने पास से दिया नहीं है, तो हम अपने पास से ऐसे मान लेंगे, लेट सी बी एन इंटीजर। सी एक इंटीजर है जिस पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करके दिखाएंगे। जब वो अपने पास से कोई नंबर नहीं देता तो हम कुछ भी कांस्टेंट मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, के मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। अब सी पर हम उस फंक्शन का सबसे पहले निकालने जा रहे हैं LHL, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, क्लियर। उसके बाद अब क्योंकि हमारा फंक्शन fx नहीं है, वो gx है, तो यहाँ पे मैं gx लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक। अब लिमिट h टेंस टू 0 में हमेशा की तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा c माइनस एच, क्लियर। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही रहेगा, जी सी माइनस एच। अब gx अगर ये है तो जी सी माइनस एच क्या होगा, जो दोनों x हैं उन दोनों जगह पर c माइनस एच आएगा, c माइनस एच और ब्रैकेट c माइनस एच। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट एक नॉर्मल ब्रैकेट है, लेकिन फ़िलहाल ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है।
अब अगला स्टेप ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरे फोकस के साथ। अगर आपका ध्यान इधर उधर है कहीं तो यहाँ पे ले आइए। लिमिट h टेंस टू 0। अभी हम h की जगह 0 नहीं रखेंगे क्योंकि अभी तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने अपना काम नहीं किया है, अब करेगा। ये जो c माइनस एच लिखा है इसकी जगह देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, c माइनस 1। और ब्रैकेट भी मैंने चेंज कर दिया। पहले जो ब्रैकेट लगे हुए थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और अब नॉर्मल ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे किया गया है कि c माइनस एच की जगह मैंने c माइनस 1 कर दिया। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई, इसको आप यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करिए। ये जितने भी फंक्शन है 11th क्लास में सिखाए जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर 11th की NCERT अभी भी आपके पास है तो उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं तो बताता ही रहूँगा, पूरे 12th क्लास के पूरे सिलेबस में ये कई बार आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ रहे हैं। हम ये समझने जा रहे हैं कि हमने c माइनस एच की जगह पर बदल कर c माइनस 1 कैसे लिख दिया। इसको आप इस तरीके से समझे एक एग्जांपल की मदद से। मान लो कि 5 है, 5 में से आप 0.2 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो 5 में से 0.2 माइनस किया तो क्या आएगा, 4.8। और 4.8 को ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो अगर 5 में से कुछ भी छोटा सा माइनस करा तो इसका सीधा मतलब हुआ कि आपने 5 में से 1 माइनस कर दिया, क्योंकि 5 में से 1 माइनस करके ही तो 4 आया। एक और एग्जांपल देखिए, मान लो 10 लिखा हुआ है, 10 में से 0.1 माइनस कर दिया तुमने, तो ये कितना बन जाएगा, 9.9 बन जाएगा। ठीक है, अब 9.9 को ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से क्या लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे। क्लियर। तो अगर आप कुछ भी छोटा सा माइनस करते हैं तो पूरा 1 माइनस हो जाएगा। ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, 10 में से कुछ भी थोड़ा सा माइनस किया तो 10 में से 1 माइनस हो गया, तभी तो यहाँ पर 9 आया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से काम करता है कि अगर आप किसी नंबर में से कुछ भी छोटा सा माइनस करेंगे तो पूरा का पूरा एक उसमें से माइनस हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में करके दिखा भी दिया है। हमने 5 में से थोड़ा सा माइनस किया था, 4.8 आ गया, और 4.8 बदल के क्या बन गया, 4 बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन के हिसाब से। तो इससे हमें आइडिया लगा कि अगर कुछ भी थोड़ा सा माइनस करते हैं 5 में से या 10 में से किसी में से भी, तो पूरा 1 माइनस होने के बराबर वो हो जाएगा। तो यहाँ भी हम देखो c में से h माइनस कर रहे हैं, h का मतलब होता है एक स्मॉल वैल्यू। तो c में से अगर एक छोटी सी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि c में से क्या माइनस होगा, 1, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी कोशिश के बाद आप शायद समझ गए होंगे इस चीज़ को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में c में से अगर कुछ भी छोटा सा माइनस कर रहे हो तो उसका मतलब है कि 1 माइनस कर रहे हो। क्लियर। अब h की जगह 0 रख दो, तो c माइनस 0 माइनस c और माइनस माइनस प्लस 1, c से c हो गया कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, 1। तो अभी हमने LHL निकाला, LHL कितना आ गया, 1 आया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अब हम चल रहे हैं RHL की तरफ अगले पेज पर। चलिए खैर, अब मैंने अगले पेज पर RHL लिख दिया है। हमने जो पॉइंट ले रखा है, जो कांस्टेंट ले रखा है या जो इंटीजर ले रखा है वो c है। तो पहले हमने c माइनस लिया था इस तरह से gx, और अब क्या ले रहे हैं, c प्लस ले रहे हैं। और gx की जगह वो फंक्शन लिख दिया जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 में इसको कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर आएगा g c प्लस h, हमेशा की तरह से। ये तो आपको अच्छे से रट ही गया होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब हम फंक्शन लिखने जा रहे हैं, gx अगर x माइनस ये था तो g c प्लस h क्या होगा, c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। ठीक है, लिमिट। अब अगला स्टेप यहाँ पर भी बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। जैसे अभी आपने ये वाला देखा था ना, ये वाला देखा था कि c माइनस एच की जगह c माइनस 1 आ गया था। अब देखो यहाँ क्या आएगा, c प्लस एच, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे c प्लस एच की जगह देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, बस हो गया, लिख दिया। अब ये क्या कहानी है भैया, तो इसको समझने के लिए आप फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी को समझिए। जैसे कि मान लो 5 लिखा है और 5 प्लस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, 5.1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आंसर क्या देगा, 5 देगा। तो 5 में आपने कुछ छोटा सा प्लस किया था, लेकिन आपने देखा कुछ भी प्लस नहीं हुआ, इससे समझ में नहीं आया। एक और देखो, 10 प्लस 0.5 ले लिया, तो
तो ये क्या बन गया 10.5, लेकिन आंसर क्या देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 देगा। तो 10 में तुमने कुछ छोटा सा प्लस किया था लेकिन कुछ भी प्लस नहीं हुआ। अब यहाँ भी वही चीज़ है कि सी में तुमने कुछ छोटा सा प्लस किया लेकिन कुछ भी प्लस नहीं हुआ। अब क्लियर हो गई कहानी? ना क्लियर हुई है तो डाउट में पूछना, डाउट क्लास में। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रह जाएगा इतना अच्छे से समझाने के बावजूद भी। अब सी से प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, एच रह जाएगा और एच की जगह 0 रख दिया जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 0। और देखो लेकिन एल एच एल क्या आया था, एल एच एल आया था 1 और आर एच एल क्या आया 0 आया। लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ इज़ डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। एफ जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर। अब यहाँ तक का तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एफ इज़ डिसकंटिन्यूस, क्योंकि एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं आए। लेकिन ये क्या बोला है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट। इसे जो बच्चे बहुत गहराई से पढ़ते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं, वही इस तरह की चीज़ों पर नोटिस करते हैं। बाकी तो चलो ठीक है, सवाल ख़त्म हो गया, एफ इज़ डिसकंटिन्यूस एट दिस और कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन इसका भी तो मतलब समझना चाहिए ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ज़रा क्या दिया हुआ है। शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज़ डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। इसका मतलब यह है कि इंटीग्रल पॉइंट पर तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, और जो नॉन इंटीग्रल पॉइंट है उन पे ये कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है बहुत गहराई से। सवाल तो तुम्हारा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी इंटीग्रल पॉइंट का मतलब ढंग से समझा नहीं है तुमने, तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से ही समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखो ज़रा, मान लो कि 10.5 लिखा है यहाँ पर और -0.1 करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10.4 और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आंसर क्या देगा 10 देगा। बड़े धैर्य के साथ समझना अगर ये सवाल समझना है तो। अब 10.5 में 0.1 को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये बनेगा 10.6। ठीक है, और आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक, ये इसे तुम एल एच एल मान लो और इसे तुम आर एच एल मान लो, क्योंकि एल एच एल में हम ऐसे माइनस कर रहे थे, आर एच एल में प्लस कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो कंटिन्यूस हो गया। लेकिन हमने ये जो ले रखे हैं ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर जो होते हैं ना होल नंबर में होते हैं। अब इसको मैं अगर रिप्लेस करके ऐसे लिखता हूँ 10 - 0.1, तब आंसर आएगा 9 पॉइंट कितना 9, बड़ा सोच के आया 9.9, और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आंसर 9 देगा। लेकिन 10 + 0.1 करता हूँ अगर, तो ये हो जाएगा 10.1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आंसर क्या देगा 10 देगा। तो अब ये बराबर नहीं आया एल एच एल आर एच एल, तो यहाँ पे क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटीजर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है डिसकंटिन्यूस आ रहा है, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है एल एच एल आर एच एल। लेकिन जब आप नॉन इंटीग्रल पॉइंट ले रहे हैं, मतलब जो इंटीजर नहीं है, डेसिमल वाले हैं या कुछ और हैं, तब वो कैसा आ रहा है कंटिन्यूस आ रहा है। समझ में आया? तो हमारे सवाल में हमें ये प्रूव करना था कि वो जो फंक्शन है, दिखाता हूँ फंक्शन तुम्हें दोबारा से, ये सवाल मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा बिना समझे। ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो ये फंक्शन सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूस होगा, ये प्रूव करना था हमें। अब ये तो हमने कर दिया बड़े आराम से। लेकिन ये इंटीग्रल पॉइंट या नॉन इंटीग्रल पॉइंट होते क्या हैं, तो हमने यहाँ पर नॉन इंटीग्रल पॉइंट लिए थे, उन पे चेक किया एक एग्जांपल की मदद से, तो कंटिन्यूस आ रहा था। लेकिन जब हमने इंटीजर्स लिए तब वो क्या आ रहा था डिसकंटिन्यूस आ रहा था। तो इस तरह से हमने इसका मतलब भी समझ लिया कि ये जो इंटीग्रल पॉइंट है ये यहाँ पर क्या कहा गया है। अब मैं एक बार फिर से पूरे सवाल को रिपीट कर देता हूँ। तो हमारा सवाल ये था कि ये जो फंक्शन है इसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रूव करो कि ये जो पूरा फंक्शन है डिसकंटिन्यूस होगा इंटीग्रल पॉइंट्स पर। कोई पॉइंट इन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिया था, तो हमने मान लिया कि सी एक इंटीग्रल है या फिर एक इंटीजर है। ठीक है, अब सी का माइनस प्लस दोनों हमने निकाल के देखे, और बीच में हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आई सी माइनस एच वाली, तो उसकी जगह हमने सी -1 क्यों लिखा, मैंने आपको भरपूर कोशिश की है ये समझाने की। अगले पेज पर भी ऐसी सिचुएशन आई थी जब हमने इसका आर एच एल लिया था। ठीक है, तो सी + एच की जगह हमने सी लिख दिया था, ये भी मैंने आपको बड़े
तरीके से समझाने की कोशिश की। तो हमने देखा कि LHL RHL बराबर नहीं आए, तो हमने लिख दिया डिसकंटिन्यूस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर, क्योंकि C जो हमने लिया था वो क्या था, एक इंटीजर था, उसको इंटीजर माना था। लेकिन हमने इस चीज़ को समझने की भी कोशिश करी, ये इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो ये वीडियो बार बार रिपीट कर करके तब तक इसका पीछा मत छोड़ो जब तक ये समझ में ना आए। कोई कमी रह गई हो तो डाउट क्लास में पूछ लेना, 1 जून 2020 को होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 20। एक लंबा सा फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x² - sin x + 5, और हमें इसके बारे में पता लगाना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं x = पाई पर। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक पॉइंट इन्होंने पहले से दिया है x = पाई। ठीक है, तो पता लगाने की कोशिश करते हैं। एट x = पाई, एक तरफ LHL और दूसरी तरफ RHL हर बार की तरह से। पुरानी चीज़ें मैं लिख देता हूँ ज़रा जल्दी से। ये पुरानी चीज़ें ये मैंने लिख दी हैं, ये तो तुम्हें अब अच्छे से समझ में आई गई होंगी क्योंकि 20 सवाल कर चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h, तो f पाई माइनस h, f(x) अगर ये है तो f पाई माइनस h क्या होगा, पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पाई माइनस h आ जाएगा, साइन पाई माइनस h और प्लस 5। ठीक है, अब इसकी बारी, इसमें एक लाइन खींच देता हूँ ताकि कुछ मिक्स ना हो जाए, और इक्वल टू का साइन लगाना मत भूला करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5। चीज़ों को समझते समय धैर्य मत खोया करो, बिल्कुल भी पेशेंस रखा करो। धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल, कोशिश करते करते सब समझ में आ जाएगा, लेकिन कोशिश करने में कोई कमी मत रखा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने इस अगली लाइन में क्या कर दिया है, एक तो थोड़ी मिस्टेक हुई थी, मैंने फ्लूट लगा दिया उसके लिए। देखो पाई माइनस h का होल स्क्वायर तो ऐसे ही है, 5 भी ऐसे ही है, लेकिन साइन पाई माइनस h की जगह क्या लिख दिया, साइन h। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, क्योंकि पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा, सेकंड पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला। और इसमें साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ये 11th में सिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ इधर आ जाओ, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, और एक माइनस यहाँ पे पहले से है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 5 ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा, लेकिन साइन पाई प्लस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस का साइन थीटा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, तो जब साइन पाई प्लस h माइनस का साइन h आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब h जहाँ जहाँ पे वहाँ सब जगह 0 रख दो, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर, यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 और प्लस 5। अब उधर आ जाओ, यहाँ 0 रखोगे तो पाई का स्क्वायर रह जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 और प्लस 5। ठीक है, अभी दोनों तरफ मुझे इक्वल आता हुआ नज़र आ रहा है, पाई स्क्वायर प्लस 5 इधर और पाई स्क्वायर प्लस 5 उधर। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है x = पाई पर क्या है, कंटिन्यूस है। एंड में लिख देना कि हैंस दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x = पाई। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बस यहीं पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था कि साइन पाई माइनस h जो है वो क्या होगा, माइनस का साइन h होगा, सॉरी प्लस का साइन h, और साइन पाई प्लस h जो है वो साइन h होगा माइनस का, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है, ये आपको कुछ याद नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट्स में लिख देना ताकि मैं इसकी एक वीडियो बना के छोटी सी तुम्हें ये चीज़ भी समझा सकूं। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरे सवाल को देख लेते हैं। ऊपर से एक फंक्शन हमें दिया हुआ था और पाई पे इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमें पता लगाना था कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो LHL निकाला, RHL निकाला, वही पुरानी चीज़ है, पाई माइनस h पाई प्लस h फंक्शन के अंदर रखा, और फिर बस इसका इस्तेमाल किया कि साइन पाई माइनस h जो है वो साइन h आ जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन पाई प्लस h माइनस का साइन h आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर h की जगह 0 रख दिया और देखा कि दोनों तरफ इक्वल आ गया। उम्मीद है कि सवाल को समझ गए होंगे। अब करते हैं अगला सवाल। अब ये इस लेक्चर का आखिरी सवाल है।
23वां सवाल। इस बीच 2 क्वेश्चन रह गए हैं 21 और 22, उनको मैं अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा क्योंकि वो थोड़े अलग टाइप के सवाल हैं। ठीक है, फिलहाल 23वां सवाल देखिए। तो क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये हमें फंक्शन दे रखा है और इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पता लगाने हैं, कहाँ कंटिन्यूस है कहाँ डिसकंटिन्यूस है वो सब। ठीक है, फिलहाल हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 0 से छोटा होगा तो ऊपर वाला लेंगे और 0 से बड़ा और उसके इक्वल होगा तो फिर नीचे वाला लेंगे। कहने का मतलब ये है कि LHL में ऊपर वाला आएगा और RHL में नीचे वाला आएगा, और जब f 0 के इक्वल होगा तब भी नीचे वाला ही हम लेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ले लेते हैं, जो भी पॉइंट यहाँ पे दिया रखता है उसको ले लिया जाता है। सबसे पहले निकाला जाएगा LHL। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, मैं वो लिख देता हूँ ज़रा। ठीक है, ये पुरानी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, ये तो आप इनसे आप अच्छी तरह से फेमिलियर हो चुके होंगे। अब f माइनस का h लेना है LHL, तो LHL के लिए वो ऊपर वाला आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस का h। ठीक है, और अब इधर आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए नीचे वाला आएगा ये h प्लस 1, क्योंकि वो x प्लस 1 है। अब हमने h ले रखा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, h प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो 0 रख दो h की जगह, यहाँ तो सिंपल 1 तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा 11th में कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है, 1 होता है। ये आपने 11th में पढ़ा था फार्मूला। यही फार्मूला करीब करीब यहाँ पे बन रहा है, बस एक कमी है इसके अंदर कि ये h टेंस टू 0 है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस h लिखा हुआ है। तो वैसे तो आप यहाँ पर इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। h टेंस टू 0 होगा तो माइनस h टेंस टू भी तो 0 ही होगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? या फिर एक काम करते हैं, इसमें दूसरी चीज़ हो सकती है, इसका माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और नीचे माइनस का h, फिर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब तो साइन h अपॉन h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की जगह हमने 1 लिख दिया, प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। एक चीज़ हो रहा है कि साइन माइनस h को हमने माइनस का साइन h लिख दिया, लेकिन ये काम हर किसी केस में नहीं किया जा सकता, ये भी आप जानते होंगे कि साइन माइनस h है, माइनस का साइन h लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से टेन माइनस का h है, उसे आप माइनस 10h लिख देते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही और भी होते हैं बहुत सारे, साइन हो गया, टेन हो गया, इसके बाद कॉट माइनस h है तो उसे भी आप माइनस का कॉट h लिख सकते हैं। एक और होता है कॉस माइनस h को आप नहीं लिख सकते, उसको प्लस का ही कॉस h लिखना होता है। और कॉस का जो रेसिप्रोकल है सेक माइनस h, उसको प्लस का ही सेक h लिखना पड़ता है। तो ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं और बाकी के 4 नेगेटिव रहते हैं। इसके साथ एक और रह गया कोसेक माइनस h को माइनस का कोसेक h लिखा जा सकता है। ये सब 11th की बातें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिलहाल हमने इसका जो माइनस है उसको बाहर ले लिया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर साइन h अपॉन h बन गया, माइनस से माइनस क्योंकि कट गया था, और लिमिट h टेंस टू 0 थी, इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया था, 1। इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। एक और बचा है, वो क्या बचा है, f0 और निकाल लो। तो जब x 0 के इक्वल होगा तब भी हमें यही लेना था, 0 प्लस 1 यानी कि क्या आ जाएगा, 1। अब तीनों इक्वल आ गए, LHL भी, RHL भी और f0 भी। एंड में लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx और 0 प्लस fx और f0 तीनों इक्वल हैं, इसलिए f एक कंटिन्यूस फंक्शन है एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि कंटिन्यूस हो गया तो इसलिए कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट इसमें नहीं है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 23 भी पूरा हो गया, और आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे, और बाकी देखें अगले लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।